अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे क्राइसिस इन वैल्यू एडिंग इंडस्ट्री। टेक्सटाइल में वैल्यू एडिंग इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करती है और इस वक्त बहुत सारी दुश्वारियों में मुब्तला है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमने दो इंडस्ट्रियलिस्ट को दावत दी है। आइए पहले मैं उनका तारुफ कराता हूँ, फिर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ है इफ्तिखार अहमद साहब, जो पिछले 30 साल से टॉवल फैक्ट्री चला रहे हैं और आजकल वो तकरीबन इस पोजीशन में आ रहे हैं कि शायद उनको ये फैक्ट्री बंद करनी पड़े। उन्हीं के साथ फिरोज अहमद साहब तशरीफ रखते हैं, वो भी तकरीबन 30 साल से टॉवल की फैक्ट्री चला रहे हैं, लेकिन आजकल वो भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। ये दोनों के जो मुश्किलात हैं, क्या इनके इंडिविजुअल वजूहात से है या एक इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है, इस पर हम बात करेंगे। इफ्तिखार साहब, आप लोग इतने दिनों से फैक्ट्री चलाते रहे, आज क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिसकी वजह से आप लोग इतनी ज़्यादा क्राइसिस में आ गए? पहले भी क्राइसिस तो आते रहे होंगे कि आप लोग ऑलमोस्ट बंद करने का सोच रहे हैं। अगर आप जैसे लोग हिम्मत हार देंगे और ये इतनी बड़ी जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी तो इस मुल्क का क्या होगा? तारिक साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ पहले कि गवर्नमेंट को सबसे पहले एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि हमारा कंजम्पशन कितना है और हमारे पास एक्सेस कॉटन और कॉटन यार्न कितने हैं। गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी है ही नहीं, तो वो जब उसको दिल करता है वो जितना चाहे वो कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट कर देती है और हमारे पास शॉर्टफॉल हो जाता है। हाँ, शॉर्टफॉल हो जाता है। इस वक्त जो है ना, दो जिनिंग फैक्ट्रीज और स्पिनिंग, ये दो बड़े मजे में है। अच्छा। बाकी जो हम लोग वैल्यू एडेड जो हम लोग हैं, हम लोग बहुत प्रॉब्लम है। वीविंग से प्रॉब्लम शुरू होता है? हाँ, वीविंग से स्टार्ट होता है। अच्छा। तो फर्दर जो है ना हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम में हैं और यहाँ तक कि हमें जो है ना वो जो रेट्स हम जो जिस रेट में हम यार्न खरीद रहे हैं उस रेट पे जो है ना हमें वो वारा ही नहीं आ रहा है। हम उसको अपने जब रेट कोट करते हैं बाहर तो उनको हमसे सस्ता जो है ना दूसरे मुल्क जो है ना उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कौन से मुल्क ज्यादा आपको कंपटीशन दे रहे हैं इस वक्त? बांग्लादेश है, इंडिया है, यहाँ वियतनाम है। तो कॉटन नहीं है। हाँ, मगर फिर भी देखिए वो हम, ये बहुत शर्म की बात है कि वो कॉटन इम्पोर्ट कर रहा है और उसके बाद वो हमसे अच्छे प्राइस में एक्सपोर्ट कर रहा है, हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। इवन सिर्फ गारमेंट में वो हमसे बहुत आगे है। वो 13 बिलियन तकरीबन एक्सपोर्ट कर रहा है सिर्फ गारमेंट। हम जो है ना वो अभी टोटल कॉटन और यार्न को ऐड करके हम जो है ना तकरीबन 22 बिलियन पे पहुंचे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि हम जो है ना 22 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मगर ये नहीं बता रही कि हम वॉल्यूम वाइज कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर साहब आपकी तरफ आता हूँ, आप ये बताइए कि ये जो यार्न की कीमत बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम जो आई, उसके अलावा और क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं? मेजर तो इस वक्त यार्न ही है, यार्न क्राइसिस है। अच्छा। जिसके वजह से बाकी तो आपको पता ही है, बिजली का है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया, जिसके वजह से भी एक्सपोर्टर्स जो हैं वो उनको मतलब परेशानी हो रही है। और मेन इस वक्त जो है यार्न का है, यार्न की वजह से, जिसके वजह से गवर्नमेंट जो है उसको मतलब ये जो अभी बेइंतहा दुश्वारी आपकी इंडस्ट्री में आई है, क्या ये पिछले 6 महीने में आई है या 2 साल से आई है? ये पिछले 6-8 महीने से ये सिलसिला शुरू हुआ है, जब से ये एक्सपोर्ट उन्होंने शुरू किया। हाँ, एक्सपोर्ट तो पहले भी होता था, लेकिन होता ये है कि अगर आप देखेंगे कि इंडिया से इस वक्त सबसे ज्यादा इस वक्त इंडिया के पास रुई मौजूद है और वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब ये क्राइसिस शुरू हुआ तो उन्होंने एक्सपोर्ट बंद कर दिया। सबको पता है कि पाकिस्तान का भी उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान को सौदा नहीं दिया, उन्होंने रोक दिया कॉटन, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है इस वक्त और क्राइसिस में आ गई। शॉर्टेज है हमारे यहाँ कॉटन की और शॉर्टेज हो, इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, बाइंग की थी इंडिया से, वो भी उन्होंने फुलफिल नहीं किया, उन्होंने रोक दिया। इंडियन गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए तो वो पाबंदी लगा देती है। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप यहाँ एक्सपोर्ट कर दो, कॉटन एक्सपोर्ट कर दो, और लोकल इंडस्ट्री को मतलब अपनी जो इंडस्ट्री है लोकल उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। जिसकी वजह से इसमें एप्टमा का कितना रोल है? एप्टमा कहते हैं कि उसकी बड़ी पॉलिटिकल क्लॉट है, जैसे कि जबकि आप लोगों की इतनी नहीं है। तो ये जो पॉलिसी बनाने में एप्टमा का क्या किरदार होता है? इस वक्त एप्टमा के जो जितने जो उसका होल्ड जो है ना वो ज्यादातर स्पिनिंग वाले जो है ना उनका होल्ड वहाँ पर है, असेंबली में। वो अपने हिसाब से बिल पास करवा लेते हैं, अपने मनमानी करते हैं, जबकि होना यही चाहिए था। अभी आपने प्याज क्यों रोक दिया इंडिया को? क्राइसिस हुई आपके यहाँ, एक्सपोर्ट हो रहा था, आपने रोक दिया प्याज, ताकि अपने लोगों को पहले मिले। लेकिन
जब कॉटन की बात होती है, यार्न की बात हो रही है, तो आप हमने ओपन कर दिया कि आप यार्न एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो कहते हैं कि हम आपको फॉरेन एक्सचेंज कमा के देंगे। फॉर यू काइंड इंफॉर्मेशन, जो आपकी वैल्यू एडेड इंडस्ट्री है, इन्होंने कहा है कि हम आपको 32 बिलियन का एक्सपोर्ट करके हम आपको फॉरेन एक्सचेंज कमा के देंगे, जबकि एप्टामा वाले करते हैं अराउंड अबाउट समथिंग 2 बिलियन बस इतना, यानी 16-30 बिलियन का वैल्यू ऐड हो सकता है। जी जी जी, लेकिन उसको हम इग्नोर करके कि आप 2 बिलियन वाले को आप सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपना आप एक्सपोर्ट कर लें। ये तो अजीब सी बात है। इस वक्त वर्ल्ड में कितना रिसेशन है, क्राइसिस है, इसके बावजूद भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कम्पीट कर रहे हैं, मगर चूंकि गवर्नमेंट जो है ना हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। सपोर्ट से मुराद ये है कि वो एक चीज को, प्राइस को, कॉटन के प्राइस को एक स्टेबल रखे और इवन जो यार्न प्राइसेस जो है ना उसको स्टेबल रखे, और ये कि एक बैंक को जरा सा इनिशिएटिव दे कि बैंक हमें कुछ वो प्रोवाइड करे फर्दर, तो बैंक भी हमारे साथ कोई कॉपरेट नहीं करे। ये कॉटन कहां से कहां तक बढ़ के आया है? पहले कितना ये पहले ये कॉटन था 3000 पे, अभी ये 12-13 हजार पे पहुंच गया। अच्छा, 3000 था लास्ट ईयर और 12,000 अभी, अब 13,000 पे हो सकता है, आज 13.5 हो गया। अच्छा, उसी हिसाब से वो धागा महंगा हो जाता है, और जब धागा महंगा होगा तो आपका टॉवल महंगा पड़ेगा, और जब आपका टॉवल महंगा पड़ेगा आप बांग्लादेश से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। यही मसला है। बायर प्राइसेस जो कहते हैं वो तो बायर तो फ्री है, फ्री इकोनॉमी, जहां से चाहेगा, जहां सस्ता मिले वो वहां जाएगा, तो अंडरस्टूड सी बात है। तो वो अच्छा, जब इसमें इफ्तिखार साहब आप क्या समझते हैं कि जो हमारे इन्फ्लेशन ओवरऑल है, अभी कह रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन 30% है और वैसे इन्फ्लेशन 20% है, और पिछले सालों से भी ये 2008 वाला से ये इन्फ्लेशन इतना चला, उसकी वजह से सब कीमतें जो है ना बढ़ती जाती हैं, हर चीज। ये जो एकदम 2000 से 3000 से एकदम 13,000 पे आया, तो उसमें आप समझते हैं इन्फ्लेशन का भी रोल है? बिल्कुल है। और इसी तरह आपके तमाम इनपुट्स, आपके लेबर कॉस्ट, हर चीज महंगी हो गई। अच्छा, इसी दौर में इंडिया में या बांग्लादेश में इन्फ्लेशन हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ, इसीलिए आपके कॉम्पिटिटिव एज जो था वो कम हो गया है, शायद ये वजह है। बिल्कुल ये भी कह सकते हैं, है ना? ये भी है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें कि अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाएं कि 2004 तक काफी स्टेबिलिटी थी, बिल्कुल, रुपीस भी 62 पे रुका हुआ था, और आपके इन्फ्लेशन था लेकिन 3-4% था। नहीं, पाकिस्तान का तो अराउंड 9-10% था उस 2008 में। 8 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, अगर देखिए मुशर्रफ के दौर में अगर आप दो उसको पीरियड को देखें, 99 से लेके 2004 तक काफी डिसिप्लिन थी। छोटा सा कैबिनेट होता था, शौकत अजीज साहब चलाते थे बड़े आराम से। उसके बाद एक शाहाना 65-64 मिनिस्टर के एक शाहाना वो बना, और वहीं से जो है ना इन्फ्लेशन शुरू हुआ, क्योंकि नोट छपना शुरू हो गए, और उन्होंने जस्टिफाई भी करना शुरू किया कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन तो अच्छा होता है ग्रोथ के लिए। ये थोड़ा थोड़ा करते करते आपने देखा 2008 में 30% पे पहुंच गया, क्राइसिस में आ गए। अच्छा, इस दौरान उन्होंने जो रुपीस को भी अपने रोक के रखा 62 पे, जो कि एक नेशनल पॉलिसी बन गया था। लेकिन वही जबकि कीमतें बढ़ती चली गई 2004 से लेके 8 तक, और आपके इनपुट कॉस्ट तो बढ़ गया, लेकिन आपका जो रिसीट था डॉलर में वो नहीं बढ़ा, वो तो 62 पे रहा। इसी तरह आपने देखा कि चाइना की चीजें, दुनिया भर की चीजें पाकिस्तान में इतना इनरोड उनका हो गया, क्योंकि रिलेटिवली वो बहुत चीप लगती थी, हमारी चीजें महंगी होती चली है। सिर्फ आपके टेक्सटाइल की बात नहीं, और तमाम चीजें आप देखें, टाइल बनाने वाले, दूसरे बनाने वाले, यानी एट द कॉस्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री वी अलाउड कंट्रीज लाइक चाइना टू प्रॉस्पर। ह्यूज अमाउंट ऑफ सरप्लस उन्होंने कमाया। बांग्लादेश इज गेटिंग वेरी बेटर। तो ये जो इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ 2004 से लेके अब तक चल रहा है सिलसिला, आप लोग समझते हैं ये भी एक मेजर रीजन है जिसने आपको कॉम्पिटिटिव एज में पीछे कर दिया। हमारे पास मैन पावर मौजूद है, हमारे पास कॉटन मौजूद है, और उसके बावजूद हम लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे बांग्लादेश जैसे मुल्क से। मतलब तो आप ये देखें कि आपने इंडस्ट्री आपके यहाँ लगी हुई है, आपका रॉ मटेरियल नहीं, आप हमारी जो मुल्क एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, और जो इंडस्ट्री लगी है रॉ मटेरियल के बेस पे लगी थी। लोगों ने अभी लास्ट ईयर 2008 से लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया मॉडिफिकेशन की तरफ, और अब भी ये स्टेज आ गया कि आपको चलाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं है। तो सारे मतलब खुद अंदाजा लगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ चली गई आपकी। बड़ी क्राइसिस आई है ये।
इन्वेस्टमेंट भी आपने अच्छा, कर ली। आप समझते हैं कि आप जैसे लोग उठ के बांग्लादेश वगैरह भी जा रहे हैं? बहुत सारे लोग चले गए, जा रहे हैं, आप जानते हैं ऐसे लोग? इन्वेस्टमेंट, हाँ बहुत जानता हूँ। भले उनका नाम न ले, मगर आप बता सकते हैं कि कितने लोग गए हैं। पंजाब से भी जा रहे हैं, सिंध से भी जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जोन में, चिरांग जोन में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। भाई बिजनेसमैन क्या होता है? कबूतर जैसा होता है, चारा में जहाँ आप डालेंगे वहाँ कबूतर आ जाएगी, जहाँ उनको नजर आए। बांग्लादेश में क्या ऐसी फैसिलिटी है वहाँ भी छोड़ के लोग जा रहे हैं? वहाँ भी हर चीज महंगा है, मगर वहाँ की गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को बेनिफिट दे रही है, उनको डिबेट दे रही है इस लिहाज से। बिजली आपके यहाँ, उनके यहाँ सस्ता, पानी का मसला नहीं है, गैस सस्ता है, लेबर चीप है। वहाँ मिनिमम वेजेस 3000 है, आपके यहाँ 7000 है। जस्ट इमेजिन। हमारी करेंसी शायद वीक है अब। कितनी वीक है? डबल कितनी? 20%। हाँ, अच्छा, इतना फर्क है। डबल यहाँ पे हमारा रेट में इतना नेचुरली वो एज है उनको, प्लस गवर्नमेंट की उनको फैसिलिटीज है। उनके यहाँ बिजली का कंसेप्ट ही नहीं है कि जोन में कि बिजली बंद हो जाए। अच्छा, स्पेशल जोन्स में ये फैसिलिटी है? स्पेशल जोन्स में जा रहे हैं और हर चीज की फैसिलिटीज है वहाँ, काम नहीं रुकता है वहाँ। और आपके यहाँ तो आए दिन, आज ये छुट्टी हो गई, कल ये हड़ताल हो गया, तो आपकी कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट कहाँ पहुंचेगी? आप कहाँ से कम्पीट करेंगे? बिजली नहीं है आपके पास, पानी नहीं है, गैस नहीं है। बिल्कुल, गैस की इतनी बड़ी लोड शेडिंग जो हो रही है, पंजाब में देखिए लोग फैसलाबाद में लोग रोडों पे निकल आए और सही निकले। 4 दिन वहाँ पे गैस आप लोग नहीं हो रहा है, फैक्ट्री वाले बंद हो जाएगा तो आप बहुत तकलीफ में आएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग जिंदा रहेंगे। जो मगर डेली वेजेस वाला है वो तो बेचारा मर है, गया। वो एम्प्लॉयमेंट रेट देख लेना, उनको इसके अलावा और कोई काम आता भी नहीं है। नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट, मिलियंस ऑफ लोग जो है ना वो इस वक्त बेकार हो गए हैं। वो ये जो क्राइम रेट जो पाकिस्तान में बढ़ रहा है, शहरों में बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है कि लोग बेरोजगार हो गए, रोजगार नहीं है उनके पास, वो खाएंगे क्या? लोग आसानी से कहते हैं कुछ और काम कर ले, नहीं ऐसा नहीं होता। जो आदमी जो काम जानता है वही कर सकता है। कोई और काम में जाएगा तो यू विल बिकम ए सिंपल लेबरर। जी। अच्छा, ये जो आपने बांग्लादेश को हमने काफी बात की, बांग्लादेश के बारे में एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग वो है वो ये है कि वहाँ तो कॉटन है ही नहीं, स्पिनिंग भी नहीं है। नहीं, तो स्पिनिंग है, स्पिनिंग है, बहुत इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके थोड़ी बहुत है, बहुत मामूली। वहाँ जो मेन जो जॉब है वहाँ बेसिकली गारमेंट्स का है। अच्छा, उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि 50% उनके जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं वो गारमेंट वाले हैं। इंडस्ट्रीज वो छोटे छोटे फैक्ट्री उन्होंने आप जैसे लोगों ने की तरह शुरू की, बढ़ते बढ़ते वो इतनी बड़ी हो गई है कि दे आर प्रोवाइडिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ जॉब फॉर स्पेशली फॉर वुमेन। 70 to 80% जो जॉब से वो गारमेंट इंडस्ट्री से। अच्छा, अब वो लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, वो चाहते थे आप जैसे लोगों की तरह भी खामोशी से बैठे रहते, वो पॉलिटिक्स में एंटर हुए। बिल्कुल। और वो एमएनए एमपीए बन गए। जिस मुल्क में 50% एमएनए उस इंडस्ट्री का होगा तो उस इंडस्ट्री के खिलाफ तो कोई कानून नहीं बनेगा। पाकिस्तान में 50% लोग से ज्यादा लोग जो है वो स्पिनिंग से वडेरा हैं, जमींदार हैं, तो वो अपने लाइन को, अपने उसके अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग की भी तो कोताही है ना। देखिए, अगर आप देखें टोटल नंबर्स में आप जाएं तो स्पिनिंग मिल में तो बहुत ज्यादा जॉब्स नहीं होते, थोड़े से जॉब्स होते हैं। ऑटोमेटिक प्लांट्स होते हैं रिलेटिवली। जैसे आपकी आप बताइए एक लूम पे कितने लोग काम करते हैं? एक लूम पे काम करते हैं 6 लोग। 6 लोग। एक लूम कितने का आता है? वो आता है 2 लाख आता है। 2 लाख में 6 लोगों की रोजगार निकल गई जी। इसी तरह आप गारमेंट में चले जाए तो 30-40 हजार के नोकिया की मशीनें मिल जाती हैं अच्छे कंडीशन में। अब वो भी 3-4 जॉब्स क्रिएट कर देती है। 3-4 जॉब तो ज्यादा करते हैं। नंबर ऑफ जॉब्स जो और ज्यादा। हाँ, फिर और पैकिंग वैकिंग और रिलेटेड होते हैं ना उसके साथ, मतलब उसको तो ये देखा जाए तो बहुत कम कैपिटल में बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट करते हैं। तो पॉलिटिकल क्लाउड को अगर आप देखें, जैसे बांग्लादेश में उन्होंने अपने ही लोगों को इस्तेमाल करके वो पॉलिटिकली इतने इंपॉर्टेंट हो गए। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नंबर ऑफ ज़ाहिर एम्प्लॉय तो आप लोग के ज्यादा हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा एम्प्लॉय हैं। तो आप लोग कुछ कर सकते थे अगर एक तो ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्ट्रांग होती है अपना से भी अच्छी, और पॉलिटिक्स में भी आप आ जाते हैं। अब मैंने सुना है फैसलाबाद के जो कुछ लोग हैं वो इस तरफ जा रहे हैं, उन्होंने अपने लोगों से कहा हड़ताल करो और ये करो, और उससे गवर्नमेंट को थोड़ा हिलाया भी। आप लोग कराची वाची वालों को तो पूछना ही नहीं है कोई, बिल्कुल आप लोग की आवाज ही नहीं सुनी। टॉक शो में आप बात करेंगे उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है unless you enter the politics and work on that। वो तो आपकी लंबी कहानी है ना कि मतलब इट विल टेक टाइम, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं इसको तो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए ना कि मतलब एक्शन ले अगेंस्ट अगर आप मैं थोड़ा सा अगर आप कहें तो मैंने इस पर आर्टिकल बहुत लिखे हैं, बोलता भी रहा हूँ, इकोनॉमिक हिस्ट्री के थोड़ा सा हवाला देना चाहता हूँ। ये जो वैल्यू एडिंग कहाँ होगी, ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है और इकोनॉमिक्स भी है। जब अंग्रेज इस मुल्क में आए
तो इंडिया वाज द लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जी। और उसके विद इन दैट द बिगेस्ट इंडस्ट्री वाज टेक्सटाइल, ठीक है ना, कपड़े धागे बनना, उसको कपड़े बनना, उसको एक्सपोर्ट बहुत बड़ा पैमाने पे अफ्रीका और फार ईस्ट में होता था और विद इन द कंट्री ऑल रिक्वायरमेंट्स वाज मेट, नथिंग वाज इम्पोर्टेड। जब अंग्रेज आए उन्होंने देखा कि अगर ऐसे ही रहेगा तो उनको यहाँ आने से इतना फायदा नहीं है, तो उन्होंने ये किया कि आस्ते आस्ते 1757 में समझिए उनकी हुकूमत इस्टेब्लिश हुई है, एक पॉलिसी बनाई, एक डॉक्ट्रिन है उसके, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है। उसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से यहाँ की इस इंडस्ट्री को हम बंद करें और पूरी वैल्यू एडिंग जो है ना हम इंग्लैंड लेके जाए, ट्रांसफर कर दिया उन्होंने। लेकिन कितना अच्छा पॉलिसी बनाया। हाँ, पॉलिसी मेन थिंग होता है, अब ये हमारे पास पॉलिसी नहीं है। यहाँ से उस वक्त भी एक इंडियन को जो सैलरी मिलती थी और उसके मुकाबले 20 गुना ज्यादा सैलरी थी इंग्लैंड में। उसके बावजूद उन्होंने एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से ये किया कि 1757 और 1830 कहते हैं एक बेंचमार्क माना जाता है, 1830 तक तमाम के तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठ के इंग्लैंड चली गई, अब बताएं, शिफ्ट हो गई। और इंडिया में जो पॉवर्टी का इतना बहरान, इतना ज्यादा जो पॉवर्टी है, उसमें कहते हैं मेजर रोल ये था क्योंकि हर फैमिली का 1/3 आमदनी जो था इससे था। हर घरों में खड्डियां लगी, घर में खड्डियां थी, घर में स्पिनिंग मिल थी। हाँ। और मर्द नहीं काम करते थे, औरतें औरतें करती थी। मर्द जाके खेती बाड़ी करते थे, मर्द जाके जॉब्स करते थे। तो उस दौर में ये हुआ कि ये औरतें जो थी दोपहर के वक्त जब फारिग वक्त होती थी, घर की बड़ी लड़कियां औरतें बैठ के कमाती और अपने घर का 1/3 बजट मीट करती थी। वो आमदनी बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ में वो लोग आए। साथ ही साथ आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने और भी चीज़ें की, मिसाल के तौर पे टैक्सेशन का निज़ाम ऐसा लगाया एग्रीकल्चर पे कि उससे कुछ सरप्लस बचता ही नहीं था। यानी आपने जो कमाया सरप्लस, अगर एक लाख की चीज़ बेची उसमें से कॉस्ट आपका था 60,000 40,000 प्रॉफिट, तो अंग्रेज़ कहता था उसमें से हमें 38 दे दो, 2,000 रख लो अपने पास। तो वो प्लस द फैक्ट के तमाम के तमाम बड़ी बड़ी जॉब्स जितनी थी वो अंग्रेज़ों को पकड़ ली, इवन छोटी छोटी जॉब्स। तो ये तीन फैक्टर्स मिलकर इंडिया की पॉवर्टी को एक्सप्लेन करती हैं जो क्रिएट हुई बिटवीन अंग्रेज़ों के दौर में। तो आप देखिए कि वो कितने सियाने थे कि 20 गुना वेजेस ज्यादा होने के बावजूद इंडस्ट्री ले गए और उसको जाके चलाते रहे। कब तक चलाते रहे? अभी मार्केट थेचर ने उसको बंद किया और अब वहां से 1960s में पहनने के लिए हम वहां से कपड़े मंगा रहे थे। हाँ, और आपने देखा कि जब वहां आजादी की मूवमेंट चली तो सबसे पहले गांधी ने क्या किया, उसने कहा कि कोट शोट उतार के फेंक दो, अंग्रेजों के कपड़े नहीं पहनो, खद्दर पहनो। वो जो चरखी जो आज भी इंडियन फ्लैग पे लगी हुई है, चरखी लगी। मकसद ये था कि अपने यहाँ जॉब क्रिएट करो, एक्सपोर्ट नहीं करो। आज जो आप लोग बात करें कि आपका कह रहे कि जी आपका के बाद चले तो वो रॉ मटेरियल ही भेज दे, हो रहा है। तो आप यार्न की सूरत में भेजें या रॉ कॉटन भेजें, दैट इज मीन्स के आप वैल्यू एडिंग को कहीं और फैसिलिटेट करें, जैसे बांग्लादेश को आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं ना। हमारे नेशनल इंटरेस्ट में तो बात ना, हम चाइना को यार्न एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम बाहर बहुत बड़ा बाहर हमारा, बांग्लादेश हमसे ले रहा है यार्न, हम हमारे अपने मुल्क में जो हम उसको फीड नहीं कर पा रहे, उसको हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं और अपने नहीं कर रहे, अपने लोगों को आप बेकार कर रहे हैं। इस पे यार्न पे सब्सिडी दे, अगर नहीं कर सकता है तो सब्सिडी दे ताकि इसमें जॉब क्रिएट हो, लोग बेरोजगार नहीं हो, लोगों की हालत सही हो, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन सही हो। ये गवर्नमेंट सोच नहीं रही। इससे पहले मैंने कहा था बहुत दफा कि अभी तो क्रैक्स पड़े हुए हैं, अब तो बिल्डिंगें गिर रही हैं, अब तो लोग गिर रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई है, बहुत सारे लोग चले गए में। कितनी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं? 60% करीब बंद है। 60% बंद है। ये सिर्फ टावल की आप बात कर रहे हैं? टावल, गारमेंट्स, ये जो वैल्यू टेक्सटाइल जितने हैं सभी पे सब पे असर है ना। चलिए यार्न सब पे समान होता है। कराची में है या फैसलाबाद? पूरे पाकिस्तान में। ऐसी बात नहीं, मतलब सिर्फ फैसलाबाद है, कराची है, कराची के फैसलाबाद में तो सोने पे सुहागा है कि गैस भी नहीं है, तो 4 दिन गैस नहीं है वहाँ पे। यहाँ तो खैर गैस है कम से कम। अब बिजली का तो जो है वो तो बहरान है, हर रोज का बहरान है। तो गवर्नमेंट इस पर सोचे, इस पर करे, अपने ये पाकिस्तान के लिए सोचे ना, हमारे लिए मत सोचे, पाकिस्तान के लिए सोचे, पाकिस्तान के लिए सोचे, आवाम के लिए सोचे, जॉब के लिए। इससे जो है ना, हम जितने फॉरेन एक्सचेंज लाएंगे पाकिस्तान की हालत उतनी अच्छी होगी। ये आपको पता है, अयूब खान का वक्त आप सोचें, अयूब खान जो है वो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना है। नाज़रीन, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रॉब्लम पे,
ख़ास तौर से वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज़ को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमारे साथ दो इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं जो इस वक्त इस क्राइसिस को झेल रहे हैं और वो काफ़ी तकलीफ में हैं। आइए हम बात कंटिन्यू करते हैं। इफ्तिखार साहब, ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये एप्टमा जो है वो एक इदारा है जो स्पिनिंग को रिप्रेजेंट करता है जी। और इत्तेफाक से क्योंकि तमाम स्पिनिंग मिल्स जो होती हैं रूरल एरियाज़ में होती हैं, तो ज़्यादातर वो उन लैंडलॉर्ड्स वगैरह की होती हैं जो पॉलिटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। और आप ये कह रहे हैं कि ऑल्दो नंबर्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा हैं जी, जाहिर है स्पिनिंग मिल में तो इतने जॉब्स नहीं होते, लेकिन आप लोग के पास कोई ऐसा एप्टमा जैसा इदारा नहीं है जो आपके राइट्स के लिए फाइट कर सके। ऐसा क्यों है? हर ने अलग अलग बनाया हुआ है। हाँ, बहुत सारे हमारे इसमें बहुत क्या-क्या है? सारे हैं, अभी गारमेंट्स वाले। 12 आप कितने हैं अभी? अराउंड 14 14 to ऑर्गेनाइजेशन। 16 हर पर्टिकुलर वैल्यू एडिंग जो है ना वो अलग 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 हाँ, गारमेंट्स वाले अलग होते हैं, वीविंग वाले अलग हैं, टावल्स वाले अलग हैं, प्लेन वाले, हुए। हाँ प्लेन हाँ, कपड़े वीविंग वाले वाले अलग हैं, हैं, साइजिंग वाले हैं, उनका सबका अलग ग्रे अलग क्लॉथ है। के हैं, ये सब अलग अलग इस- इंडस्ट्री मानी क्योंकि जाती है। हमारे हाँ, पाकिस्तान अलग मिल अलग वालों का अलग 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 है। हाँ, पाकिस्तान में yes। जो भी इंडस्ट्री है, हम लोग जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, तो हम जो है वो छोटे छोटे वाले हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर जो इंडस्ट्री है वो जाहिर है जॉब स्मॉल दुनिया में हर जगह स्मॉल job इंडस्ट्री creation भी है, और यही ये करती है। छोटे से पैसे लगा के जॉब क्रिएट कर रहे हैं और हम जो है ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अपने और लोगों को जो है ना अपने माल को आगे सप्लाई करते हैं। तो हम अच्छा ये छोटे छोटे करके हम बहुत ज्यादा हैं, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा लेकिन है। वही है ना कि यूनाइटेड यू स्टैंड, हाँ। डिवाइडेड यू फॉल। फॉल आप लोग बहुत ज्यादा हैं, उसके बावजूद आप लोग जो है ना Divided। अपनी Divided। आवाज को उठा नहीं पा रहे, इफेक्टिवली अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये जो मिसाल तो गारमेंट के लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, इज इट कंट्री वाइड या इट इज स्पेसिफिकली एरिया वाइज? कराची का एक अलग है, लाहौर का अलग है, हाँ, ऐसा है? इस तरह भी है। इस तरह से इस तरह भी है। ये मजीद ब्रेकअप है? हाँ, इवन yes। इवन कराची में भी कोलंबी का एप्टमा का अलग तो है। ऐसा नहीं है नहीं, अब Aptma हमारा is one। ओनली वन। और इसीलिए उनको प्रेसिडेंट हाउस में बुलाया जाता है, बड़ी इज्जत दी जाती है, उनके हर चीज़ होती है। तो आप लोग कोई ऐसे मूवमेंट नहीं चला सकते कि ऑल वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज जो है उसकी एक कोई एपेक्स बॉडी बन जाए, कोशिश जो कर रहे हैं तमाम लोगों को ले आए, हाँ, उनका मतलब खासा प्लॉट होगा। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। बल्कि लास्ट वीक उन्होंने दिया भी है डॉन में, प्रेसिडेंट साहब से अपील भी की है, प्राइम मिनिस्टर से अपील भी की है कि इस सिलसिले को रोका जाए, एक्सपोर्ट को, यार्न एक्सपोर्ट को और कॉटन एक्सपोर्ट को रोका जाए, इसलिए कि अपनी लोकल इंडस्ट्री क्राइसिस में है और सबको पता है और वो खुद देखते हैं रोज कहीं ना कहीं, मतलब इंडस्ट्री बंद हो रही है, हंगामे हो रहे हैं। लेकिन अगर you know, देखिए ना, एक कराची का ऑर्गेनाइजेशन अगर गवर्नमेंट का मिसाल के तौर पे वो आवाज उठाता है तो उसकी तो वो स्ट्रेंथ नहीं है ना। उसी आप एक इश्तेहार देंगे, एप्टमा उससे बड़ा इश्तेहार दे देगा बिल्कुल कि हम 2 बिलियन कमा के ला रहे हैं, प्लीज हमें जो पॉलिसीज को कंटिन्यू करें, आपको वो निगेट हो जाएगा वो फौरन। बिल्कुल जब निगेट हो तक जाएगा। आप लोग लेकिन एक एपेक्स बॉडी बना के तमाम लोगों को एक जगह जमा नहीं करेंगे, आप फाइट नहीं कर सकते। ये तो डेमोक्रेसी है ना, जहाँ जिसकी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, आवाज होगी, उसी की पॉलिसी चलेगी, चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट में ना भी हो। बिल्कुल सही है। जैसा आप लोग कह रहे हैं, आई फुली एग्री पर्सनली कि हमको तो नंबर्स देखने, हमें तो देखना है कि हमें ये नहीं देखना इफ्तिखार साहब या फिरोज साहब, ये देखना है कि इनके पीछे कितने लेबर बैठी है। अगर वो आपको फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे रहा, आपने और वो तो ये कमा के देखना दे है, रहा है। मुल्क हाँ, की बात किससे- जब आप किससे कर रहे फायदा हैं तो हो रहा है? मुल्क चलता फॉरेन एक्सचेंज से। मेरे लोगों लिहाज से currency नहीं चलती। फॉरेन एक्सचेंज सब बहुत है इंपॉर्टेंट, लेकिन जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है लोगों की जॉब्स। Yes, तो उसके पीछे किसके पास कौन कितना जॉब हाँ। क्रिएट कर रहा है उसको देखना हाँ, है। तो वो देखा जाए तो आप लोग बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल स्पिनिंग एक तरफ रख लें और आप ये वैल्यू एडेड वैल्यू एडेड एक तरफ रख लें, Yes। आपका अब इसमें हमारे नजर आ वीविंग आता जाए। है और बाकी हर चीज पूरा यान से के बाद से पूरा कंप्लीशन तक आता है हमारा, उसके बाद ये एक्सपोर्ट होता है हमारा। तो यहाँ से आखिर तक देख लें तो हमारे लोग ज्यादा हैं इसमें, हमारे पास हम जॉब ज्यादा क्रिएट करते हैं। हम जो है ना ये स्मॉल इंडस्ट्री जो ना ये किसी मुल्क का जो ना बैकबोन होता है। गवर्नमेंट हर चीज इस लिहाज से सोचे, जिसको कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉटेज कहते हैं। कहते हैं आप। और आप उसके लिए आपने एक बैंक भी, एसएमई बैंक भी खोला है कि आप उसको इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, किस लिए? और फिर उसको आप क्रश भी कर रहे हैं, आप खुद ही नफी कर रहे हैं, एक चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उसको नफी कर रहे हैं, तो फायदा क्या है? मतलब कोई भी गवर्नमेंट कैसे ये सोच सकती है कि एक जो सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर है उसको खत्म कर दे? हो रहा है, ये तो समझ नहीं आ रहा है। प्रैक्टिकली हो रहा है। मतलब ये हो रहा है। सोच नहीं सकते, लेकिन practically is going उनको डेलिब्रेट पॉलिसी तो कोई नहीं होगी। अगर उनके और पॉलिसीज की वजह से ये बाय चांस हो रहा है तो हो रहा है। बाई चांस नहीं हो रहा है ये उनको हम- खुद नजर आ रहा है। ये हफीज शेख साहब textile- क्या कर रहे हैं उनको नजर नहीं आ रहा है। कौन शेख साहब? हफीज शेख साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हाँ, उनको नजर नहीं आ रहा है। उनको हर चीज की उनके पास रिपोर्ट आती है, हर चीज है कि भाई हम कौन
कितना हमें कमा के दे रहा है, मुल्क को कमाना, उनको मुल्क को कौन कितना कमा के दे रहा है, इसके बावजूद आपने छोड़ा हुआ है एफएमा वालों को। पिछला वो बेग साहब थे, इश्तियाक बेग, उन्होंने भी कोई खास काम नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वो तो एडवाइजर टू टेक्सटाइल है ना, एडवाइजर ही रहेगा। और वो खुद भी मेरे ख्याल में वो सिर्फ कहते हैं यहाँ पॉलिसी बनने वाला, पॉलिसी आ रहा है। हमने जब तक पॉलिसी पर्टिकुलर नहीं आएगा। अब जब पॉलिसी की बात करते हैं, क्या मतलब ये टोटल कॉटन कितना प्रोड्यूस होता है मुल्क में, कितना कॉटन हम प्रोड्यूस करते हैं, जरूरत है इसको हाईलाइट किया जाए। इंपोर्ट करना चाहिए, एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास सरप्लस मौजूद है, क्या है? बिल्कुल नहीं, एक्सपोर्ट के लिए हमारे सरप्लस नहीं है हमें, और फिर भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट तब तो कीमत बढ़ेगी। अभी आपने बहुत अच्छी मिसाल, जैसे हमने बात की भी, फॉर इंस्टेंस उनको फटाफट एकदम रेडी, मतलब कि अभी हाजिर में उनको प्राइस मिल जा रहा है। किसको? कॉटन वालों को, मतलब कि अभी वर्ल्ड मार्केट जैसे अभी क्राइसिस चल रहा है, अभी कॉटन प्राइस चल रहा है 13,000 13,500 चल रहा है। तो इस लिहाज से वो पहले जो है ना, वो आगे उसको प्रोसेस नहीं करना है, उसको उनको कैश चाहिए, कैश चाहिए, वो कैश कर, गवर्नमेंट उस पर खुश है। गवर्नमेंट उस पर खुश हो रही है कि इनको फौरन, जबकि मुशर्रफ गवर्नमेंट में ये फायदा था कि मुशर्रफ ने काफी इनिशिएटिव दिया था हम लोगों को कि हम लोग जो है ना ज्यादा उसको वैल्यू एडेड करें ताकि आपकी लेबर इन्वॉल्वमेंट हो और उसको अच्छा से एक्सपोर्ट करें, उसमें अच्छा हमें फॉरेन एक्सचेंज मिले, ये हम कर रहे थे। तो अच्छा गवर्नमेंट चाहती है, अपनी पॉलिसी बताए कि ये हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो पॉलिसी ऐसे नहीं चाहेगी। कोई अंग्रेजों की हुकूमत थोड़ी है, चाइना की हुकूमत थोड़ी है कि यहाँ से जॉब उठा के चाइना या इंडिया लेके जाए। अंग्रेजों ने तो किया आपके साथ ये, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट था। ठीक है, अब तो अंग्रेजों की, चाइना की हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी अपनी हुकूमत है ना। हमारी अपनी हुकूमत कैसे अपने ज्यादा लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर सकते? हो रहा है ना, ज्यादा लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ। कितने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गए, मिलियंस पे चले गए। 60% आपके लेबर फोर्स जो है हमारे इसमें काम करती है, हमारे इसमें पाकिस्तान में। जी हमारे वो अनएम्प्लॉयड हो रही है, तो आप कह रहे कैसे चाहिए, आपके सामने है। फैक्ट्रियां जो है ना, वो छोटी फैक्ट्रियां वो बंद हो गई, और मजीद जो है ना ऐसे ही रहा तो मेरे ख्याल में विदिन 3 months, जस्ट 3 months, विदिन 3 months पूरा कोलैप्स कर जाएगा। तो इसमें ये छोटी इंडस्ट्री है ना, ये सबके, मैंने इंडिया कह दिया ना, इंडिया ने एक्सपोर्ट रोक दिया अपने, जबकि उनका सरप्लस है, उनके डिमांड से उनके पास सरप्लस पड़ा हुआ, एक्सपोर्ट दुनिया में होता है, उसके बावजूद उन्होंने रोक दिया। क्राइसिस होता है, आदमी उसको एक्सपोर्ट रोक देता है। अच्छा, आप लोगों ने एक बड़े अच्छे एग्जांपल अभी प्याज की, प्याज 80 रुपए का बिक रहा था यहाँ, 250 ने एकदम पॉलिसी बनाई, 250 ट्रक रोक दिए, वाघा 220 रुपए पे आ गया, रोक दिया उन्होंने, लोडेड ट्रक वाघा बॉर्डर पे रोक दिया उन्होंने ऑनियन की, और वो 20 रुपए पे आज मिल रही है। और इससे पहले इंडिया ने हमारा हमें एक्सपोर्ट करने से रोक दिया था, तो हमने उसका उन्होंने कमिटमेंट नहीं फुलफिल नहीं किया ना, गैलसीज। अच्छा, हम इंपोर्ट करने वाले थे, उन्होंने भेजा नहीं, तो हमने एज ए रिटेलिएशन नहीं। अच्छा, वो एक अलग पॉलिसी, वो अलग थी, लेकिन उन्होंने अपने कंट्री अपने इंटरेस्ट में रोक लिया, उन्होंने रोक लिया, नहीं दिया आपको। और आप जो है अपने, हमें होश ही नहीं है कि हम क्या, आप आपने छोड़ा हुआ कि आप कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले जो आप लोगों ने शोर मचाया था, तो एक बैन लगा था कि एक्सपोर्ट नहीं होगा, कुछ क्या, उससे क्या हुआ था? उससे बड़ा फायदा हुआ, प्राइसेस कम हो गया था, और अवेलेबिलिटी हो गई थी, काफी प्राइसेस जो 25% नीचे आ गई थी, 25%। हाँ, तो उससे आप लोगों को रिलीफ आया होगा। रिलीफ आया, हमने उसको ऑर्डर लिए, जब ऑर्डर लिए तो उसके बाद वो प्राइस फिर बढ़ गया, तो और फंस गए आप। हम फंस गए, क्योंकि आपने तो उस बेसिस पे कैलकुलेशन करके लिया। हम ये थे कि प्राइस जो है ना वो कम हो गया है, तो हम उसको माल, जाहिर बात है वो जो हमसे जो बायर हैं, हमारे जो बायर हैं, उनको 1-1 मिनट का रिपोर्ट होता है पाकिस्तान का कि यान का रेट क्या चल रहा है, कॉटन का क्या। बिल्कुल, आप उनको बेवकूफ बना के हाई रेट पे दे नहीं सकते जी। उनको पता है कि धागे को वैल्यू ऐड करने में कितना कॉस्ट आएगा, कॉस्ट वो सब उनको पता है, वो उन्होंने अपने कंप्यूटर में फिट किया हुआ है। जैसे कि पूछते हैं, उनको पता होता है मार्केट से कि यान के रेट ये, तो वो उसी वक्त वो मुझे, अगर 10 रुपए का यान है तो तौलिया जो है 15 रुपए का मिलेगा चाहिए, 12 रुपए करना चाहिए, वो वैल्यू किया हुआ है, जितना हमें लेबर लगेगा उस पर उनके पास होता है रिपोर्ट। अगर आपने 15 से ऊपर कोट किया तो वो कहेंगे नहीं लेते हैं। फिर वो वियतनाम हमारा कंपटीटर है, बांग्लादेश कंपटीटर है, इंडिया कंपटीटर है, चाइना है, कम्बोडिया आ गया, वियतनाम आ गया, ये सब भी टेक्सटाइल में माशाल्लाह दे आर डूइंग गुड, और सब वैल्यू एडेड में कर रहे हैं। उनके यहाँ से तो नहीं हो ना हो, मगर दे आर डूइंग इट बिकॉज़ दैट कैन क्रिएट मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स। कर रहे हैं ना उनके यहाँ, दे इंपोर्टिंग कॉटन फ्रॉम हम पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज लाइक दैट, बट दे आर क्रिएटिंग, स्टिल दे आर वेरी कंपिटिटिव। अच्छा, ये जो बैन रहा कितने दिनों तक रहा और महीने तक विड्रॉ क्यों हुआ? अराउंड 2-3 महीने, अप्रोक्सीमेटली 2-3 महीने के लिए लगा रहा, उसके बाद उन्होंने ओपन कर दिया कि जैसे वो क्राइसिस खत्म हो चुका है, अब हमारे पास कॉटन को ज्यादा पैदावार हो गई है, तो अब भले एक्सपोर्ट हो जाए कोई बात नहीं।
जब आपने बैन लगाया तो कोई जस्टिफिकेशन उसकी होगी ना, बिल्कुल जस्टिफिकेशन और होगी, जब भी तो उसको गवर्नमेंट ने लगाई। खत्म करने की भी तो कोई जस्टिफिकेशन चाहिए थी, चाहिए थी, नहीं, फोर्स, लेकिन वो दैट वाज फोर्स, वो एप्टमा वालों ने फोर्स किया था। एप्टमा की वजह से हुआ। हाँ, उसके फोर्स की वजह से पूरे इंडस्ट्री स्पिनिंग वाले जो है ना, पूरे एक प्लेटफॉर्म में, अपने प्लेटफॉर्म में बैठ करके उन्होंने कहा कि अगरचे नहीं करते हम अगरचे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट रोकती तो हम अपने पूरे स्पिनिंग में इनको बंद कर बंद कर दें। अच्छा हाँ। अच्छा, इसी पे आता हूँ, स्ट्रीट पावर। हमने देखा कि पिछले साल फैसलाबाद में जब जरदारी वहाँ विजिट करने वाले थे, वहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एहतजाज की थी और बिल्कुल। काफ़ी उसका पॉलिटिकल असर हुआ। तो क्या आप समझते हैं कि स्ट्रीट पे ले जाना ही इसका हल हो सकता है? ये क्योंकि आपने हर आदमी association स्ट्रीट पे लगाया आए, एट द एंड यही होना है। एंड यही तो है। at the end गवर्नमेंट जब चाहती यही है हम होगा। एंड पे आ जाएं। अच्छा, आप लोग जैसे आपके वर्कर्स हैं जितने भी हैं, पता नहीं, तो क्या वो आप लोगों को सपोर्ट करेंगे इसमें या आप ही के खिलाफ हो जाएंगे? नहीं, हमें सपोर्ट करेंगे। करेंगे। Initially support करेंगे। फैसलाबाद में उन्होंने किया। हाँ, जिससे बिल्कुल फैसलाबाद में सपोर्ट फैसलाबाद में वो चाहते तो ये भी हाँ। कह सकते थे कि ये सेठ है, इसने हमें अनएम्प्लॉय किया या हमें नहीं, वो पैसे जो- नहीं दे रहा। वो निकले और उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज किया। हाँ, बस आप वो पे जानते हैं, समझते हैं सरदारी हर साहब का चीज़ को। विजिट कैंसिल करना पड़ा एंड इट क्रिएटेड सम पॉलिटिकल इम्पैक्ट। Yes. उसी के बाद प्रॉब्ली वो जो बैन लगा था, नहीं, बैंड आई थिंक यस, हाँ, उसके है ना, बाद, हाँ, उसके कुछ महीनों उसके बाद बाद उसका की कुछ बात इम्पैक्ट है। आस्ते आस्ते आया और बैन लगा और फिर बैन हट गया। बैन हटा दिया तो ना। अगर आप लोग पहले तो एक करें कि पूरा एक अपने आप के अंदर यूनिटी पैदा करें। वैल्यू एडिंग इज वैल्यू एडिंग, Yeah. चाहे वो कोई आप एक टावल चीज जो बनाते $10 हैं, में जा रहा है उसको हम 20 में बेच रहे हैं। हाँ नहीं, आप टावल बनाएं या ये गारमेंट बनाएं या आप जो और भी बता रहे हैं कि पता नहीं कितने बेडशीट 12 बनाए, 13 बेडशीट है। बहुत सारी चीज़ involved है ऑल उसके वैल्यू अंदर। एडेड है ना। Yes. एनीथिंग अबव धागा Is is value value added. added, Yes. एनी मटेरियल, है ना। हाँ, कोई इसी material तरह उसको हम उसको- यहाँ तक कि हाँ। जो मैं कहूँगा कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो तो वैल्यू एडेड चीज भेजते हैं ना, जी। वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए कि अगर आप लोग बना के टॉवल या शर्ट नहीं दोगे तो एक्सपोर्ट क्या करेगा वो, बिल्कुल सही है ना। बात है। सही। तो अगर सब मिलके आप लोग एक हो जाए और अपने लेबर को भी ये समझाए कि भाई हम तुमको नहीं निकाले, हम 30 साल से फैक्ट्री चला रहे थे तुम्हारे साथ, सुबह शाम नहीं, उनको पता है मजदूरी ना, की हमने वो तो तुम्हारे साथ साथ। है, उनको पता है। उनको नॉलेज है, सब वो काफी पता है। एजुकेटेड है। ऐसे नहीं, मीडिया ने सबको इन्फॉर्म रखा हुआ हर चीज। अब वो इसी मीडिया वजह इतनी से हम आगे लोग सेठों निकल के खिलाफ गई नहीं है। बात कर रहे, गवर्नमेंट के खिलाफ हाँ, बात कर रहे हैं। लोगों हर कोई को पता है कि क्या बहुत ही अच्छा रहा है। हाँ, तो आप लोग एक तो ये कीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन अपना एक करें, फिर लेबर को भी मोबिलाइज करें, आम पब्लिक तक भी, जैसे हम ये टॉक शो कर रहे हैं ये बात को पहुंचा रहे हैं। अगर आप लोग निकलते हैं जुलूस लेके, अब देखिए फिशर फोक वाले छोटे से ऑर्गेनाइजेशन है, हर थोड़े दिन पे जुलूस लेके आ जाते हैं, उनकी बातें माननी पड़ती है। ताकि साहब, क्यों एक नहीं बात आप लोग मैं कहूँ निकालते आपसे, जुलूस, आप दोनों निकालें, हम लोग आ जाएंगे। गवर्नमेंट को चाहिए या आप टीवी वाले हैं, आपको चाहिए, एंकर्स लोगों को चाहिए कि आप रास्ते में निकलें और आप एंकर्स का काम निकलना नहीं, आप निकले, हम सपोर्ट करेंगे। हम तो वहीं बैठते हैं, हम वहीं होते हैं, हम तो आजकल काम हम नहीं, तो हम प्रोग्राम का वहीं। वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह फिर कभी आपको हम बुलाएंगे और मजीद इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, ये आपने प्लाइट ऑफ गारमेंट इंडस्ट्री पे हमारी गुफ्तगू सुनी। इसमें दो प्रैक्टिसिंग इंडस्ट्रियलिस्ट जो बेचारे 30 साल से फैक्ट्री चला रहे हैं, उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स बताए हैं और ऐसा लगता है कि ये सारी पॉलिटिक्स है। एप्टमा के पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्लॉट है, वो अपनी बातें मनवा लेता है, चाहे वो जनरल पब्लिक के और बहुत बड़े जो पॉपुलेशन हमारी है उसके इंटरेस्ट के खिलाफ हो। इन लोगों को चाहिए कि ये भी अपने आप को ऑर्गेनाइज करें और अपने प्लॉट को इस्तेमाल करें और पब्लिक का सपोर्ट भी इनको मिलेगा। इनकी लेबर बहुत बड़ी फोर्स है, वो भी इनके साथ देगी और हो सकता है इस तरह से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये अपने बातों को मनवा के मुल्क के इंटरेस्ट को बचा सकते हैं। इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज।